गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। चलिए आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। आप करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे पढ़िए और इसके साथ साथ इसके जो स्टैटिक जीके हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जितने भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं विभिन्न एग्जामों में, उनमें से ही करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। किस आईआईटी ने हाल ही में निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? कौन से कार्यक्रम की शुरुआत? निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, यह ध्यान में रखना है। किस आईआईटी ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कानपुर आईआईटी ने किसका निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। शानदार प्रश्न है, याद रख लेना, प्रश्न जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में कि निर्माण नामक किसने? आईआईटी कानपुर ने किया था, है ना। कुछ आईआईटी कानपुर, मद्रास, रुड़की, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, ये काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने निर्माण नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्या है निर्माण नामक? निर्माण कार्यक्रम है क्या? आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्या करेगा? यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में, यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि डोमेन में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, इनमें जो लगे हुए हैं, डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर, विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। तो अब एक चीज देखो, निर्माण नामक कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा के लिए और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो भी स्टार्टअप है उनके लिए बनाया गया है। उनको फुल सपोर्ट और सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल या जिस प्रकार के भी सुझाव होंगे। चेक नामक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरुआत किया गया है। बेहद बहुत ही शानदार जो है इनोवेशन है ना। स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, है ना, इसने और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईआईटी कार्यक्रम जो इनक्यूबेशन और इनोवेशन सेक्टर है और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। तो देखो आईआईटी कानपुर का इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो भारत सरकार का है, इसने मिलकर निर्माण नामक कार्यक्रम शुरू किया है स्वास्थ्य और कार्य सभी चीजों के लिए। बेहद महत्वपूर्ण होगा, आप लोग याद रखेंगे। शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। स्वास्थ्य सुरक्षा कृषि क्षेत्र में काम कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में काम कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में काम कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। यह भी याद रखना है, बढ़ावा दिया जाएगा 15 स्टार्टअप्स को। तो ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कहां लगेगी? स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कहां लगेगी, यह बताना है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, तो अब देखो स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आजाद थे, इनकी प्रतिमा लगेगी भोपाल में। और भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो यहां पर इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, याद रखेंगे आप लोग, है ना, भोपाल में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का प्रतिमा। अभी कई प्रतिमाएं जो इस तरीके से बनाई गई है ना, तो आप उनको भी याद रखिएगा। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी रामानुजा की, यहां पर अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी
किसकी है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की है। और रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, आप ये भी याद रखेंगे। एक प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये किसकी प्रतिमा है भाई? शंकराचार्य, शंकराचार्य की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? शंकराचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? 108 फीट। तो ये याद रखना है शंकराचार्य की। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है भाई? यह कहां लगाया जाएगा? सतारा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहां लगाया गया है? हैदराबाद में, ये भी याद रखना है, हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा जो है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। कहां लगाया जाएगा ये? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ये महाराष्ट्र में लगेगा। और यह किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की है। तो देखो किस तरीके से, 1 2 3, एक और है अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश के भीलावरम में 30 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। अल्लूरी सीताराम राजू लग गई, उद्घाटन हो गया, इन सबका हो चुका है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म हुआ था 1906 में, है ना? कब? 23 जुलाई 1906। उनकी मृत्यु 1931 में हुई, है ना? जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लिया था एक मुठभेड़ में। और इन्होंने HSRA की स्थापना की थी, HSRA, तब 1928 में। भगत सिंह ये लोग इनके साथी थे, इन्होंने मिलकर HSRA की स्थापना की थी। तो इस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। और ये मूर्तियों को याद रखेगा, स्टैच्यू ऑफ जो है एकता का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात केवड़िया, जहां पे 182 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू। तो सारी बातों को आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? दिलीप कुमार द शैडो ऑफ द लीजेंड किसने किया है? तो यह किताब वैसे लिखा भी है, प्रकाशित भी किया है। इसका उत्तर हो जाएगा फैसल फारूकी। बी इज द राइट आंसर, फैसल फारूकी। देखो दिलीप कुमार पर लिखी गई पुस्तक है, दिलीप कुमार एक्टर रहे हैं। इन द शैडो ऑफ द लीजेंड नामक पुस्तक फैसल फारूकी के द्वारा। तो इस तरीके से जो भी किताबें बताई जाती है आप उसको इकट्ठा लिखो, एक साथ लिखिए किताबों के बारे में जो अक्सर पूछी जाती रहती है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये बात याद है फैसल फारूकी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 तारीख को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे कारगिल की लड़ाई 60 से अधिक दिनों तक चली थी। कारगिल कब हुआ था? 1999 में, भारत और पाक के बीच में, भारत प्लस पाक, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, भारत की जीत हुई। जीत किसकी हुई? भारत की जीत हुई। पाकिस्तान क्या हो गया? हार गया, हारा, पाकिस्तान हारा, भारत जीत गया। इसमें पाकिस्तान को हमने हराया था और इसी के याद में 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। और इसमें कारगिल विजय, इसमें अभियान ऑपरेशन कौन चलाया गया था? कारगिल के लड़ाई में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय जो है चलाया गया था, इसके तथ्य भी याद रखेंगे। भारतीय नौसेना ने कराची के इनके पोर्ट पर हमला करके तहस नहस कर दिया था और यही बात थी कि 26 तारीख को मनाया जाता है। कारगिल जीत के कारण यह मनाया जाता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कारगिल हुआ था, कारगिल के समय भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो पर भारत के राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति KR नारायणन थे। और PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, बेहद महत्वपूर्ण बात है। और इस तरीके से आप कारगिल विजय दिवस
सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत में। किस बैंक ने कैनरा AI1, है ना, कैनरा AI1 नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन या किसी बैंक के द्वारा कोई शुरू किया गया कोई प्रोग्राम, कोई लोगों के द्वारा शुरू किया गया कोई किसी प्रकार की योजनाएं, ये सारे परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते रहते हैं। कैनरा AI1 नाम से मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किया है कैनरा बैंक ने। किस बैंक ने? कैनरा बैंक ने। आप यहां से भी आप ये कर सकते हैं, कैनरा AI1 नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ना। ये याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है, इस मोबाइल ऐप को कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लाया गया भाई? कैनरा बैंक को क्यों ले आया गया है? तो कैनरा बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप कैनरा AI1 लॉन्च किया। बैंकिंग ऐप अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 250 से अधिक सुविधाओं के साथ वन स्टॉप समाधान होगा। इस पर क्या करेंगे? अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ग्राहकों के बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए है ना, किया गया है। और सारे समाधान एक जगह सभी समाधान, एक जगह सभी समाधान। तो इसलिए इन्होंने ऐप निकाला है। तो इस तरीके से तमाम एप्लीकेशन जो है चलाए जाते रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैंकिंग, ये सब के द्वारा। कैनरा बैंक इज द राइट आंसर। अब हम जानेंगे कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। कैनरा बैंक कब स्थापित हुआ? स्थापना 1 जुलाई 1906 को, 1 जुलाई 1906। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय बेंगलुरु, ये भी याद रखेंगे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके हेड कौन है ये भी आप जानेंगे। इनके हेड कौन है, इनके संस्थापक कौन थे? अम्मेबल सुब्बाराव पाई। अम्मेबल सुब्बाराव पाई इनके कैनरा बैंक के संस्थापक है। और कैनरा बैंक का जो है CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर। CEO कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इसके संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम जरूर याद रखिएगा, अम्मेबल सुब्बाराव पाई। तो ये बात याद रखें, कैनरा बैंक। फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, इसको बोलते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। रेड बुल के खिलाड़ी मैक्स वर्स्टापेन। और इनका इस सीजन का 7वां खिताब है। इस सीजन का 7वां खिताब, इस सीजन का जो है 7वां खिताब है। ये भी याद रखेंगे, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टापेन ने। रेड बुल के रेसर है मैक्स वर्स्टापेन। चार्ल्स लेक्लर को आगे बढ़ने से पहले इन्होंने आगे बढ़कर खिताब जीत लिया। दूसरे नंबर पर है चार्ल्स लेक्लर। मैक्स वर्स्टापेन दूसरे नंबर पर है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर जो पहले यहां पे ए ऑप्शन है, ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मैक्स वर्स्टापेन है। और मैक्स वर्स्टापेन जो है रेड बुल के रेसर हैं। रेड बुल जो है ना के रेसर है मैक्स वर्स्टापेन। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। रेड बुल के रेसर है ना, आप ये भी कह सकते हैं रेड बुल के रेसर। चलिए ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न, हाल ही में एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है ना? ये हुआ है बहरीन। एशिया अंडर-20 है ना कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? बहरीन में हुआ। ये याद रखेंगे, बहरीन कुश्ती चैंपियनशिप है ना, बहरीन में। शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया। भारत जो है इसमें कितने मेडल जीता? भारत ने 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये कॉम्बिनेशन है, आपको याद रखना है। भारत ने 4 स्वर्ण पदक,
9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, और इन सभी को मिलाकर कितना हो जाएगा 22 पदक। तो भारत ने इसमें कुल 22 पदक जीता। शानदार कुश्ती प्रदर्शन किया। बहरीन की राजधानी कहां है? राजधानी मनामा। फारस की खाड़ी में देश है। कहां पे है? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में एक देश है ना, भारत की खाड़ी में स्थित है। तो ये बात याद रखेंगे, बेहद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप एशियाई कहां हुआ? बहरीन में। भारत ने 22 पदक जीते, 9 रजत, 9 का 4 गोल्ड मेडल। चार गोल्ड मेडल में से 3 गोल्ड मेडल महिलाओं ने जीते हैं। स्वर्ण पदक किन किन लोगों ने जीता? एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, जो गोल्ड मेडल जीता था इसका नाम याद रख लीजिए। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम प्रियंका, 65 किलोग्राम। प्रियंका 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, है ना। एरजू 68 किलोग्राम में गोल्ड। एरजू 68 केजी में गोल्ड। तीसरा है अंतिम 53 किलोग्राम में गोल्ड। तिरपन किलोग्राम में गोल्ड। और चौथा जो हो जाएगा सुजीत 65 किलोग्राम। सुजीत 65 किलोग्राम में गोल्ड। तो ये 4 गोल्ड मेडल हुए, ये भी याद रखेंगे। कहां हुआ, कितने गोल्ड मेडल भारत ने जीता और कौन कौन ने गोल्ड मेडल जीता, ये भी याद रखेंगे। तो शानदार प्रश्न बनेगा इससे। चलिए अगले में आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधीनगर में EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो गांधीनगर जो गुजरात में है, अमित शाह ने वहां पर क्या किया है? EFIR कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया है, यह याद रखेंगे। EFIR है ना, EFIR। अब ये किस लिए किया गया है? तो जो भी बाइक और मोबाइल चोरी के घटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा थाने में, आप EFIR दर्ज करवा सकते हैं। वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली की शुरुआत, है ना। वाहन और मोबाइल चोरी की घटनाओं के लिए गुजरात पुलिस की पहल। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री, है ना, ये भी याद रखेंगे। और सहकारिता मंत्री भी हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री हैं। तो EFIR गुजरात के गांधीनगर में, ये भी याद रखना है, गांधीनगर में EFIR प्रणाली शुरू। गांधीनगर के दौरे पर इन्होंने बहुत सारे गुजरात में इन्होंने कार्यक्रम शुरू किए। इसमें प्रधानमंत्री पोषण योजना छात्रों के लिए भी नवनिर्मित मध्याह्न भोजन रसोई घर का भी उद्घाटन किया। कई तरीके के, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखें। गांधीनगर गुजरात की क्या है? राजधानी। गुजरात में गिर के जंगलों में शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, एशियाटिक लायन गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे, इनके ब्लैक बक नेशनल पार्क, है ना, जिसको बेलबदर नेशनल पार्क भी बोलते हैं, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये गांधीनगर गुजरात में। आप ये सारी बातें याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, ये भी याद रखेंगे। शानदार प्रश्न है।
भारत में हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित की गई है? मैरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपीएक्स, मैरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स का आयोजन हुआ है भारत और किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच हुआ है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत और जापान के बीच यह समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, याद रखेंगे, भारत और जापान के बीच, है ना। बेहद महत्वपूर्ण होगा यह, भारत और जापान के बीच जो ये समुद्री अभ्यास हुआ है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान, सॉरी ये अंडमान सागर में हुआ है। अंडमान सागर में समुद्री रक्षा बल और भारतीय सेना के बीच, अंडमान सागर में समुद्री आत्मरक्षा बल भारतीय नौसेना के बीच एक साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है। कहां हुआ है ये? तो ये भारत के अंडमान सागर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच सागर है, यहां पर हुआ है। नौसेना का है, समुद्री है तो नौसेना का ही होगा। अंडमान सागर में आयोजन हुआ है, आयोजन अंडमान सागर में, ये बात याद रखेंगे। शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहां से। क्यों हुआ? दोनों देशों के समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में निविष्ट अभ्यास करते हैं, समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए, है ना। अच्छा, इनके साथ एक और अभ्यास होता है धर्म गार्जियन, है ना। एक और अभ्यास होता है धर्म गार्जियन, ये भी याद रखेंगे। धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ ही होता है धर्म गार्जियन, है ना, याद रखेंगे। धर्म गार्जियन जापान के साथ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक दो और जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोग याद रखिएगा। लाल झंडा कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है। लाल झंडा भारत और अमेरिका के बीच, लाल झंडा किनके बीच होता है? भारत प्लस यूएसए, लाल झंडा, ये भी याद रखेंगे। एक है अल नागाह, भारत प्लस ओमान, भारत और ओमान के बीच होता है अल नागाह, है ना। एक और देखिए एक्वेरिन, भारत प्लस मालदीव, भारत और मालदीव के बीच जो होता है एक्वेरिन होता है, याद रखेंगे। गरुड़ शक्ति और गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण है, भारत इंडोनेशिया, के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति, है ना। डेजर्ट वॉरियर भारत और मिस्र के बीच, डेजर्ट वॉरियर किसके बीच होता है? भारत प्लस मिस्र के बीच डेजर्ट वॉरियर होता है। और एक और लिख लीजिए नसीम अल बहर, यहां लिख देता हूं मैं, नसीम अल बहर, यह होता है भारत प्लस ओमान। तो भारत और ओमान के बीच दो है, देख सकते हैं आप, अल नागाह और नसीम अल बहर भारत के बीच होता है। बाकी अभ्यास समुद्री अभ्यास याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न, अनुसंधान और विकास पर किसी देश का जो व्यय दुनिया में सबसे कम है? कौन ऐसा देश है जो अनुसंधान मतलब रिसर्च पर और डेवलपमेंट R&D पर सबसे कम व्यय करता है? तो ये भारत है। भारत का हालिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय काफी कम हो गया है। पहले हुआ करता था 0.8%, अब हो गया 0.7, मतलब हालिया में भारत का
अनुसंधान और व्यय पर क्या हो गया, बजट घटा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय घट गया है। दुनिया में सबसे कम खर्च करता है, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा एक अध्ययन किया गया है ना। किसने किसने अध्ययन किया है, तो यह बताया है नीति आयोग, यह रिसर्च नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इन दोनों ने मिलकर एक अध्ययन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और बताया है कि भारत का हालिया जो है अनुसंधान और विकास पर खर्च कम होता रहा है। 2008-9 में 8% से घटकर 2017-18 में 7% हो गया है। 2008 और 9 में ये जो था, ये 2008-9 में था, और ये 2017-18 में घटकर 7.7% हो गया है। तो ये बात याद रखना है, 0.7% इस तरीके से घटकर हो गया है। तो रिसर्च में ये सब बताया गया है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स के देश हैं, इनका भी बजट भारत से ज्यादा है ना। तो ये बात याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए कल फिर जो है इसी तरीके के प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए सभी लोग इसको लाइक शेयर जरूर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।